नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज हम बहुत सारे सवालों के साथ आए हैं। देखिए, और इन सवालों के पीछे क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इन सवालों के पीछे है प्रयागराज का मदरसा जामिया हबीबिया, जहां नकली नोट और हथियारों के साथ वहां के प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज उसी प्रिंसिपल तफसीरुल के कमरे से बेहद ही संगीन और संदिग्ध साहित्य मिलने के आरोप है कि कमरे से मिली किताब में आरएसएस के खिलाफ भर भर कर जहर भरा हुआ है। किताब में बाकायदा आरएसएस को आतंकी संगठन बताने के आरोप हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कट्टरता के चैप्टर के कितने मास्टर हैं। सवाल ये भी उठता है कि बार बार मदरसों से टेरर कनेक्शन और नफरती प्लान की खबरें क्यों आती हैं। खास बात यह भी है कि हर बार आरोप नहीं होते, कई बार देश विरोधी मामलों में तो मदरसा कनेक्शन को लेकर एनआईए चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। अब बात हम इस पर करते हैं कि आज की बहस क्यों जरूरी है। बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रयागराज के मदरसे जामिया हबीबिया पर बड़ा खुलासा हुआ है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मदरसे के प्रिंसिपल के कमरे से आपत्तिजनक साहित्य मिलने का आरोप है, क्योंकि मौलाना की किताब में आरएसएस और देश विरोधी साहित्य मिलने के आरोप हैं। ये डिबेट इसलिए हम आज कर रहे हैं क्योंकि मौलाना पर बच्चों को नफरती साहित्य पढ़ाने का आरोप लगा है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि मदरसों पर तालीम की आड़ में कट्टरता फैलाने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद पैनल के साथ ऐसे ही हर सवाल और उनसे उठे मसलों पर ठोकेंगे ताल। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो मदरसा है, इस मदरसे में जो साहित्य पकड़ा गया है, ये साहित्य पहली बार इस तरीके का आपत्तिजनक साहित्य नहीं पकड़ा गया, बल्कि इससे पहले हथियार भी पकड़े गए हैं और इसके अलावा नकली नोट भी पकड़े गए हैं। और ये जो मदरसे के प्रिंसिपल साहब हैं, इन्हें उतनी दीनी तामील भी हासिल नहीं है जितनी दीनी तालीम हासिल होनी चाहिए एक प्रिंसिपल बनने के लिए। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और फिर वापस आते हैं। अगर ऐसा किया है तो बहुत बड़ा जुर्म है, देशद्रोही वाला मामला है। आरएसएस की आलोचना भारत में बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस के खिलाफ साहित्य मिलना भी कोई विषय है। इस तरह की गतिविधियां करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मदर और उसका बेटा वही जो पकड़ा गया है, यही दोनों ऊपर रहते थे और कोई जो है तो ऊपर जाता ही नहीं था। मदरसे में नकली नोट छापने का कारखाना पकड़े जाने से ये धारणा जो जनता के बीच बन रही है कि मदरसों में अनैतिक कार्य होते हैं, ये और मजबूत होती है। नकली नोट बनाया जाना कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी कार्य है। समाजवादी पार्टी की मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ तमाम सारे मेहमान हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन करवा दूं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी होंगे। कपिल कुमार यहां मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दानिश कुरैशी हमारे साथ, एमआईएम के प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उमेशानंद महाराज जी हैं, धर्मगुरु, यहां मेरे साथ मौजूद हैं। मुमताज आलम स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर यहां मौजूद हैं। शेष नारायण जी हैं हमारे साथ, धर्मगुरु। इसके अलावा लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद रहेंगे और इस्लामिक स्कॉलर नूर अहमद हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि ऐसे आपत्तिजनक सवाल जो है मदरसों से ही क्यों उठते हैं और मदरसों को लेकर ही क्यों उठते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसे मदरसे आखिर अब तक किसकी छत्र छाया में चल रहे हैं। ये प्रकाश में आया मदरसा, ये अब तक चल रहा था, यहाँ नकली नोट भी मिले, हथियार भी मिले, अब साहित्य भी मिला है जो आरएसएस को आतंकी बताता है। ये मदरसा आखिर चल कैसे रहा था अब तक? देखिए अनुराग जी, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद से ही हमने मदरसों पर एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमने कई प्रकार के अलग अलग प्रयत्न किए हैं। चाहे मदरसों के भीतर हम एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने का फैसला रहा हो, मदरसों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर देने का मसला रहा हो, मदरसों को ट्रांसपेरेंट सिस्टम में लाया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलग अलग समय पर भरपूर प्रयास किए हैं।
और जब हमने प्रयास प्रारंभ किए तो 4 लाख विद्यार्थी पहले प्रयास में ही अपने आप ही गायब हो गए। यानी ये फर्जी नाम लिख करके उनका रजिस्ट्रेशन करके छात्रवृत्ति के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया करते थे। साथ ही साथ में यूपी इंडो नेपाल जो बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ, ऐसे जगहों पर बड़ी संख्या में मदरसे जानबूझ करके देश में धर्मांतरण कराने के काम में लिप्त थे। ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली जिनको लेकर के ड्राइव चला करके हमने ऐसे मदरसों को बंद करने का काम किया है। ये मदरसों के ट्रांसपेरेंट करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इन्हीं अभियानों के दौरान ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आ रही है। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, हम जो सामान्य तौर पर अच्छे मदरसे हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है, साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, हम ऐसे मदरसों के खिलाफ नहीं है। लेकिन मदरसों के नाम पर, अगर दीनी तालीम के नाम पर कट्टरपंथ फैलाया जाएगा, अगर जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए वहां विद्यार्थी तैयार किए जा रहे होंगे, आतंक के कारखाने चलाए जा रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार करते हुए दिखाई दे रही है। और केवल यूपी में नहीं, आज देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने मदरसों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए लगातार इस तरह की ड्राइव चलाई है। ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी है मेरे साथ। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, जब भी कभी मदरसों को निशाने पर लिया जाता है या मदरसे इस तरीके से प्रासंगिक हो जाते हैं कि भाई वो उल्टी सीधी हरकतों में दीनी तालीम के नाम पर लिप्त हैं, तो आप लोग कहते हैं कि भाई मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। इस मदरसे को लेकर के आप क्या कहेंगे? नकली नोट भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, ऐसा साहित्य भी मिला है जो आरएसएस को आतंकवादी बताता है। देखिए मुस्कान जी, ये परसेप्शन बनाया गया है कि कोई गलत काम होता है तब भी मुसलमान या मिल्लत जो है सपोर्ट करती है। ये बिल्कुल गलत है। जो मदरसे वाकई टारगेट किए जाते हैं, जिनको जानबूझ करके निशाना बनाया जाता है और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जाती है, उस पर बोला जाता है। लेकिन ये जो हरकत हुई है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, अभी पूरे मामले की जांच होगी तो चीज़ें और सामने आ जाएंगी। तो इसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर कहीं आपने प्रोटेस्ट देखा हो, किसी ने एहतजाज किया हो, किसी ने प्रेस रिलीज जारी की हो, यानी कैसे आप ये कह सकते हैं? जो गलत है वो गलत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पे नज़र रखे। आपको याद होगा कि एक माँ बाप ने तो अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की थी कि हमारा बेटा जो है वो गुमराह हो रहा है, दहशतगर्दों के साथ जा रहा है। आपको याद होगा, मैं इस वक्त नाम जहन में नहीं है। तो यहाँ ये हिंदुस्तान है, यहाँ दहशतगर्दी पनप ही नहीं सकती। जब ISIS जो है चरम पर था, बिल्कुल शबाब पर पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा था फैल जाएगा, उस वक्त भी उसको हिंदुस्तान में जगह नहीं मिली। तो इसलिए यहाँ का मुसलमान भी बहुत अवेयर है और मुसलमानों को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। वो कभी भी ऐसे लोगों के साथ जो देश, लेकिन वो प्रिंसिपल साहब भी तो यहीं के मुसलमान हैं। कौन? जो नहीं, देखिए ऐसा है कि इतना बड़ा मुल्क है, उसमें इस तरह की चीज़ें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मदरसों में, बहुत जगह पे आप देख लीजिए ये सब चीज़ें होती हैं। आप ये छोड़ दीजिए, आप देखिए कैसे कैसे जासूस जो हैं वो हमारे सरकारी महकमों में पकड़े जाते हैं, क्या पकड़े नहीं जाते। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसको प्रोत्साहित न किया जाए। ये अगर पकड़े गए हैं उनको कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और एक मदरसे की वजह से सारे मदरसों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश न की जाए। ये भी मुमताज आलम रिजवी साहब, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत भी आपने सुनी होगी और बड़ी मौजूद कहावत है। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार साहब को अब डिबेट में लाना चाहूँगा। कपिल कुमार साहब, सवाल ये उठता है कि यहाँ मुमताज आलम रिजवी जिस तरीके से कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन बावजूद उसके हथियार रखना, नकली नोट रखना या फिर इस तरीके का साहित्य पढ़ाना किसी भी तरीके से दीनी तालीम के अंतर्गत नहीं आता, जो वहाँ मदरसे में किया जा रहा था। और आरएसएस पर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरएसएस को आतंकी संगठन कहा गया हो या इस तरीके का साहित्य मिला हो, इससे पहले भी हमने देखा है कि ये होता रहा है। देखिए ऐसा है कि एक बात मत भूलिए कि 60 के अंतिम दशक से हमारे देश के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चलाई जा रही है। इस प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की चीन ने सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहाँ पे इंसर्जेंसी फैला के फिर नक्सलाइट मूवमेंट खड़ा किया। और ये जो एजेंसीज हैं ये कोई भी आवरण ओढ़ सकती हैं और अगर उन्हें मदरसा एक आसान आवरण रखता है कि मदरसे की आड़ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो वो करेंगे। समझिए इस बात को। और मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है
एक अच्छी बात अभी इन्होंने की रिजवी साहब ने कि इस बार ऐसी हरकत के ऊपर कोई भी इस मदरसे को डिफेंड करने नहीं आया, जिसे मैं एक बड़ी बात मानता हूं। अन्यथा क्या होता है कि एक वो बनता चला जा रहा था हजूम कि भाई अगर कहीं भी कोई मुसलमान किसी अपराध में पकड़ा गया तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे वो अतीक के समय पे या उसके समय पे होता है, समझिए आप। तो ये इस चीज के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे मदरसों को बदनाम किया जाए, ठीक है। अब सवाल आता है, ये जो सरकार की बात कर रहे हैं कि हमने मदरसों को करने की ये कोशिश की और ये की, मेरा ये मानना है कि सरकार की कोशिश की जरूरत ही नहीं है। अगर ये मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जब कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा राष्ट्र है, तो इनको तो खुद मदरसों के अंदर एक राष्ट्रवादी नैरेटिव जो खत्म हो गया था। आप ही के यहां एक बार प्रोग्राम में कुछ साल पहले जब मैंने नाम गिनाने शुरू किए, अजीमुल्लाह से लेके अशफाकुल्लाह लेकर के, मकबूल शेरवानी लेकर के, अब्दुल हामिद लेकर के, तो मुस्लिम बच्चों के फोन आए कि साहब ये किनके नाम आप बता रहे हैं, हमें तो ये मालूम ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों मालूम होगा, क्योंकि वहां तो बस जिन्ना रहमत अली चलेगा। तो ये जो नाम है कि जिन्होंने भारत के लिए एक नेशनलिस्ट डिस्कोर्स दिया, मुझे बताइए आजाद हिंद फौज के अंदर क्यों नहीं थे ये डिफरेंसेस, जबकि उस समय तो 1940-44 के बीच में पीक पे चल रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिमांड और झगड़ेबाजी पूरी, उधर नेशनल मुस्लिम गार्ड बन रहा था, वो हो रहा था। तो ये जो नैरेटिव है पूरा देश के अंदर एक करने वाला, दिक्कत क्या है कि देश को कुछ लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि खाई के ऊपर पुल भी बनाया जाए, हम चाहते हैं कि खाई को पाटा जाए, क्योंकि पुल टूट सकता है, लकड़ी का बनाओगे जल सकता है और लोहे का बनाओगे जंग लग सकता है। हम चाहते हैं ये खाई पाटी जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी दुकान अगर ये खाई पट जाती है तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। और इस तरीके के लोग हर राजनीतिक दल में मौजूद हैं, हर तरफ मौजूद हैं। आपका इशारा क्या समाजवादी पार्टी की तरफ? मेरा इशारा, लोग देखिए, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, राजनीतिक पार्टी दलों की तो देखिए, मैं एक मानसिकता की बात कर रहा हूं। कट्टरवादिता एक मानसिकता है और सत्ता पाने की हवस भी एक मानसिकता है, और उस सत्ता पाने की हवस के लिए कट्टरवादी मानसिकता को भी प्रोत्साहन किया जाता है राजनीतिक दलों की तरफ से। अब मेरा एक जैसे सवाल है, विवेक जी बैठे हैं, कॉमरेड, जो चीन कर रहा है मुसलमानों के साथ में, उल्गार मुसलमानों के साथ में, क्या नहीं कर रहा मुझे बताइए। लेकिन उसके ऊपर हमारे कॉमरेड कभी नहीं बोले। ये सुनिए, देखिए विवेक जी, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, क्या आपका ऑफिशियल कभी कंडमनेशन आया इस चीज का कि ह्यूमन राइट्स को लेके, या वहां पे मस्जिदें तोड़ी गई, या वहां पे दाढ़ी नहीं रखनी जाती, जबकि पैलेस्टीन को लेके, इन चीजों को लेके आप देते हैं। मैं उसको आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत दीजिए स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा होने से ठीक है, बात नहीं बनती है। विवेक जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, कपिल जी, आप कॉमरेड रहे हैं, कम्युनिस्टों में रहे हैं, तभी मैं सवाल पूछा है भाई। आइडियोलॉजी मालूम है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मालूम है, हाँ जी है ना, तो आपको हर चीज पता है। देखिए, दो चीजें हैं, बड़ी क्लियर सी बात है। कम्युनिज्म विद अ चाइनीज पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद एन इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। नहीं सर, पार्टी की क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ाया जाता है। सर एक मिनट, आई एम जस्ट, नहीं, एब्सोल्युटली यस, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो कम्युनिज्म जिस तरीके से रूस में आया वो वर्कर्स रेवोल्यूशन था, जिस तरीके से चाइना में आया दैट वाज एन अग्रेरियन रेवोल्यूशन। सिमिलरली एवरी कंट्री हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। नाउ एक तो देखिए, आप रिलीजियस इक्वेशन को या हम धर्म को नहीं मानते सेंट्रल पॉइंट किसी भी देश का, या राष्ट्रवाद का जो बेस और बैकबोन है, हम उसको रिलीजन नहीं मानते। अब उसमें अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगर होता है, हमें एंटी मुस्लिम आप दिखाइए, एंटी हिंदू दिखाइए, एंटी क्रिश्चियन दिखाइए, दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। नकली नोट तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है।
इसको तो आप मानेंगे ना मेरी तो बात। फिर क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए? अगर मदरसे में नकली नोट मिले हैं विवेक जी, अगर मदरसे में हथियार मिले हैं, अगर मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य मिला है, तो फिर क्या मदरसा के अलावा क्या किया जाना चाहिए? हाँ, वो असल में अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहां किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं किस मंदिर में, और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मदरसे की तुलना विद्यालय से करेंगे ना। मदरसे की तुलना, आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे? आप मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे के जिक्र पर? आप बताइए, किसी विद्यालय में, किसी हिंदू विद्यालय में आपको इस तरीके का हथियार, नकली नोट या आपत्तिजनक साहित्य मिलने की खबर कभी आपने सुनी है, पढ़ी है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? विद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं अनुराग जी। हिंदू विद्यालय क्या होता है? गुरुकुल है। नहीं, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना। राइट, नहीं, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई, और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, तब जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। गलत का फेवर नहीं करना, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। हाँ, और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं रहा। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। आप अपनी विद्वता ही संदिग्ध मत करिए। एजेंडा गलत है। नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप कभी डिबेट नहीं कराएंगे कि अडानी की बोर्ड पे हजारों आपके मन से नहीं होती यहाँ डिबेट, यहाँ डिबेट आपके मन से नहीं होती। जिस दिन अडानी पे डिबेट होनी होगी उस दिन अडानी पे भी कराएंगे। डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है किसी से। एक सेकंड मुस्कान, आप डरते हो, जनता पसंद करती है हमको। आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमको। डरते हो? एक मिनट दे दीजिए। वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई आईना नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं दिखाया। आपका चेहरा दिखेगा, आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टीज आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। विवेक जी, दिक्कत ये है। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? We have got 10 member parliament. आप यहाँ लेफ्ट को, आप यहाँ लेफ्ट पार्टीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने, आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया, लेफ्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया। नहीं, वो ठीक है। There are 10 member parliaments. We are sharing power in Telangana. We were sharing power with. मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। केरल में हमारी सरकार है। इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं लूंगा फिर डिबेट। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। के कहने से नहीं चलता। हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। आरएसएस इस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ऐसे हाशिए पर पड़े रहेंगे जैसे जनता ने फेंका हुआ है आपको। देश के खिलाफ हो गया। विवेक जी, किसको फेंका है? विवेक जी, थोड़ा आराम से एक बात और सुनिए। देखिए, आपने एक बात कही कि आप जो है, एक मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। एक मिनट सुनिए। मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आप? आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात कही, दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनाने में, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो। एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। कोई नहीं कर रहा है। मदरसे की तुलना मंदिर से करेंगे आप। व्हाई यू आर सेइंग कि पार्टी है और वो है? हाँ, मैं डिसेंटली बात कर रहा हूँ, तुम पार्टी। बोलिए कपिल जी, आप डिसेंसी सीख कर आइए पहले। आपने माइनॉरिटीज की बात की, आप बेकार में, आप डिसेंसी सीखे। आपने लगता है डिबेट में पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। डिबेट में मैंने आपको बोलने का पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं, तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव, डिबेट में समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। आपका टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। मैं जा रहा हूँ, शर्म तेरे को? जाइए, निकलिए, चलिए, बोलिए कपिल जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ये माइनॉरिटीज की बात करते हैं,
यही माइनॉरिटी की बात को लेकर के इस समय इन्होंने सीपीआई ने जिन्ना की मांग को पाकिस्तान को सपोर्ट किया था पूरा का पूरा। और उसके बाद जब विभाजन होता है देश का तो इन्होंने अपने 5 कमरेड भेजे पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए। उन 5 को वहां पे कैद कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। तब ये कम्युनिस्ट रोते हुए नेहरू के पास गए। चलिए उसको इन्हें बचा दी। नहीं, ये जो माइनॉरिटी की बात करते हैं ना, ये इनका जो तमाशा है कि वहां चीन में इन्हें माइनॉरिटी नहीं दिखाई देती क्योंकि चीन इनका माई बाप है, इनका गॉडफादर है। वो तमाशा मैं अपनी डिबेट में होने नहीं दूंगा। ऐसे विवेक श्रीवास्तव बहुत आए और बहुत चले गए। ठीक है, मैं शेष नारायण जी को लाना चाहता हूं यहां पर। शेष नारायण जी, आप जिस तरीके से मदरसों की बात होती है और ये मदरसे टारगेट जब किए जाते हैं या इस तरीके का आरोप लगाया जाता है कि मदरसों को टारगेट पर लिया जाता है, तब आपका क्या मानना है? अभी हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव थे, वो मदरसों की तुलना मंदिर से कर रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि कोई मंदिर ऐसा बताइए जहां पर हथियार मिले हों, जहां पर नकली नोट मिले हों, जहां पर कोई आपत्तिजनक साहित्य मिला हो, तो वो पर्सनल होने लगे। जी जी जी, स्थिति यह है कि विवेक जी चाहते तो इस बहस को इस रूप में रख सकते थे कि यदि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालयों में इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली होती वो रखनी चाहिए थी, लेकिन वो केवल हुल्लड़ मचाने पर आमादा थे, जो गलत है। दूसरी बात यह है कि मदरसे में इस प्रकार का यदि साहित्य मिलता है और इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए जाते हैं तो सरकार का पक्ष जो है वो सरकार करेगी, समाज का जो है समाज करेगी, लेकिन मदरसों से जुड़ा हुआ जो विशाल समुदाय है उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि वो बाहर निकलकर इस प्रकार के मदरसों की गैर कानूनी गतिविधियों को चिन्हित करे और अपने आप से उनका प्रक्षालन करे, उन्हें बाहर करे उससे। और यदि गैर कानूनी वहां कार्य होते थे तो मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, उसके लिए केवल प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में नहीं करते थे, एक संस्था में करते थे। उस संस्था से कुछ लोग जुड़े होंगे, उन कार्यों से कुछ लोग जुड़े होंगे, उस मदरसे में कुछ बच्चे पढ़ने आते होंगे, उनके अभिभावक। आज हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जब घर आते हैं तो हम लौट के पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ाया गया आज? क्या वहां जो बच्चे पढ़ने आते थे उनके अभिभावकों ने नहीं पूछा होगा बेटा आज क्या पढ़ाया गया? यदि इस प्रकार का आपत्तिजनक साहित्य वहां पढ़ाया जा रहा था तो उन अभिभावकों को तुरंत सरकार की कानूनी कार्रवाई से पहले इस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। और जहां तक जो गैर कानूनी नोट छापे जा रहे थे उसमें भी कुछ लोग सम्मिलित होंगे, अकेले प्रिंसिपल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं अपने इस्लामिक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, यदि मदरसों की प्रतिष्ठा बचानी है, सुरक्षित रखनी है, उसकी पवित्रता सुरक्षित रखनी है, तो इस प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को चिन्हित करके और अपने आप से बाहर करें। आप इत्तेफाक रखते हैं शेष नारायण जी की बातों से? देखिए अनुराग जी, 3 चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है बहुत ज्यादा सटीक सवाल है और मुझे इसका जवाब मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आरएसएस क्या है, कहाँ है, क्यों है और कैसे? कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है उसका? तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अगर है तो आप इजाफा करिए। एक तो हो गई ये बात। दूसरे नंबर की बात कि आरएसएस के बाद अभी महीने भर के बाद आप देखिए दशहरा आएगा और दशहरे पे वो शस्त्र पूजा करेंगे, उसके अंदर में अलग अलग तरीके के शस्त्र होंगे। अब जिसके रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है उसकी दूसरी बात करना तो दो नंबर पे चली जाएगी। रह गई बात के वहां हथियार और क्या कहते हैं क्या बोलते हैं फर्जी नोट जो मिलने की बात है, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रह गई बात तीसरे और आखिरी नंबर की बात ये कि इस देश में मदरसों की तारीख है और इस तारीख में आपको अगर ये मदरसा अगर ऐसा लगता है कि भाई वहां पर कहीं कोई हथियार मिले हैं या अगर फर्जी नोट मिले हैं, तो आप याद रखिए कि इस देश की तारीख रही है कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान इन्हीं मदरसों से, इन्हीं मस्जिदों से हुआ है। इसकी तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो अब दिक्कत क्या है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनका इस देश में कोई योगदान नहीं है, देश की जंग आजादी से लेकर देश के निर्माण तक के। अब सवाल आखिरी सवाल मेरा जो है वो ये आके खड़ा है कि देश में जो भी गैर कानूनी काम है उसमें सबसे पहला जिम्मा सरकार का है। दूसरे नंबर का बात जो हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि समाज का है,
बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है, और मैं बिल्कुल इसके जिम्मेदारी की बात कहता हूं कि कोई भी जिम्मेदार अगर उसने देश विरोधी कोई काम किया है, अगर फर्जी नोट मतलब देश को नुकसान पहुंचाने की बात की है या हथियार की बात की है, उससे हमारी मुखालिफत है और रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। उमेश आनंद जी महाराज, आप कुछ कहना चाह रहे थे दानिश रिजवी साहब की बात सुनकर। देखिए, रिजवी साहब ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात क्या। तो डिबेट चैनल्स के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझा नहीं जा सकता रिजवी साहब का, लेकिन मैं आपको इतना उत्तर देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो 27 सितंबर 1925 को नागपुर में इसका निर्माण हुआ, और संघ के पहले सरसंघ चालक ये जानकारी तो दानिश जी को भी होगी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। आपने रजिस्ट्रेशंस की बात की है तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। संघ में किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सुबह सुबह शाम के समय पार्कों में शाखाएं लगती हैं, कोई भी वहां जा सकता है, उन शाखाओं में जाकर शाखा में सम्मिलित होता है, अपनी इच्छा से होता है, कोई फीस नहीं होती, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन मीडिया चैनल पर बैठकर आरएसएस के बारे में मनगढ़ंत बात करने का, देखिए आपका तो एजेंडा है कि आरएसएस को बदनाम करना है। क्यों आपका एजेंडा है? क्यों? क्योंकि आप वास्तविक मुद्दे से भटक रहे हैं। हमको क्या चर्चा करनी चाहिए कि मदरसों के अंदर पढ़ने वाले जो मुसलमान समाज के लोग हैं, जो बालक हैं, वो कौन सी शिक्षा ले रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर करोड़ों लोग संघ से जुड़े हुए हैं, और एक वर्ग विशेष के बालक मदरसे में संघ विरोधी बातों को पढ़ेंगे, और वो पढ़कर जब मदरसे से बाहर आएंगे तो किसके विरुद्ध काम करेंगे, कौन सी भारत में समरसता आएगी, इस पर हमको चिंतन मनन करना चाहिए। और एक जवाब मैं आपको और दे देता हूं, और मैं आपको बोलता हूं, मैं स्वागत करता हूं चैनल के माध्यम से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है तो संघ की शाखा में आइए, आपका स्वागत है। मुझको लगता है मन परिवर्तन भी होगा और बहुत कुछ परिवर्तन होगा, आनंद आ जाएगा, कुछ भक्ति भी सीखोगे, और जो बुद्धि के अंदर भारत विरोधी तत्व जो विराजमान है वह उनका समूल चुक नाश हो जाएगा। मेरी विनती में आपको स्वागत करता हूं। ठीक है, कपिल जी के पास भी मुझे लाना है, लेकिन दानिश जी का जवाब ले लेते हैं। दानिश जी। अनुराग 10 सेकंड। देखिए, सबसे पहली बात तो जो धर्मगुरु जो भी बोल रहे हैं, उन्होंने जो कहा कि आप जाइए और जाके समझा, हम तो जाके ट्राई कर चुके हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कुरैशी आ गया है तो वो बेचारे आगे पीछे हो जाते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई आपका यहाँ क्या काम है, आप चले जाइए। इसलिए ये बात तो आप न करें। वो तो बेचारे नहीं है। दूसरे नंबर की बात ये आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बोलो, बेचारे नहीं हो, राष्ट्रपति लोगों का। अरे टीवी पर बैठकर इतना बड़ा झूठ नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। की शाखा में चले गए होते तो आज जी ये गलत बोल रहे होते। वो बेचारे नहीं है, उसके 98-99 वर्ष पूरे होने को हैं। किस प्रकार की चर्चा आप लोग कर रहे हो संघ को लेकर? और समाज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। दानिश जी को बोल लेने दीजिए, दानिश जी की बात खत्म हो जाने दीजिए। दानिश जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं अनुराग जी, मेरा नाम दानिश कुरैशी है। अगर मेरा नाम दानिश ना हो तो फिर क्या हो मेरी पहचान? अब जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मदरसों का रजिस्ट्रेशन है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि फिर आप उसको क्या आधार क्या बनाए? उनके कार्य, उनकी पहचान है। मैं ये कहता हूँ देखिए, 1-2 मिनट इंटरप्ट मत करिए साहब। अब मैंने इत्मीनान से सुना है, अब आप भी तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एफआईआर बनेगा, इसमें एफआईआर बनेगा। एफआईआर बन के मुझे ये समझा दीजिए, कोई भी ज्ञानी आदमी मुझे ये इसका अधिवक्ता मुझे ये बता दे कि भाई आप जाके अब ये लिखेंगे कि आरएसएस के खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है। तो भाई ये सवाल जब पूछा जाएगा कि आरएसएस कहाँ है, कौन है, कैसा है, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे बता तो रहे भैया आरएसएस के बारे में। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, 100 वर्ष उसके पूरे होने को है। अपने काम के आधार पर वो पूरे भारतवर्ष में, विश्व के अंदर विख्यात है। अच्छा, देखिए, संघ को समझना है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। आप मुझे अपना राज्य का नाम बताइए, जिले का नाम बताइए, नगर का नाम बताइए, फोन नंबर दीजिए, और मैं वहां की आपको लोकल शाखा में आपको भेजता हूँ। 1 महीने में मन परिवर्तन हो जाएगा। दानिश कुरैशी जी, ये केवल रजिस्ट्रेशन को लेकर मत बैठिए, एक कुंठित मत होइए इतने आप लोग। आपका स्वागत है, और भारतवर्ष का मुसलमान हम संघ वाले स्वागत करते हैं। आइए, हम दिल खोलकर आपका स्वागत करते हैं। आइए और हमारे साथ मिलिए और एक भारत का निर्माण कीजिए। हम स्वागत करते हैं आप लोगों का। नहीं कलेक्ट कर पाएंगे आप, पहले रजिस्ट्रेशन तो करवाइए। अरे आप आइए, आपका रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे ना। आप आइए तो सही, एक बार आइए तो सही। क्या आप इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते कि आप आएंगे? हम आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार है। क्या आप आने के लिए तैयार हैं? दानिश कुरैशी जी, आप आरएसएस की शाखा में आने के लिए तैयार हैं क्या?
खुलकर बोलिए। अरे दानिश कुरैशी जी, जिस दिन संघ की शाखा में आ जाओगे उस दिन क्या होने वाला है, उस दिन क्या होने वाला है, आप देवबंद से फतवा आ जाएगा आपके ऊपर, देवबंद से फतवा आ जाएगा और धर्म से निकाल दिए जाओगे। इतनी कट्टरता संघ के प्रति आप लोगों के मन में है। ठीक है, कपिल कुमार कुछ पूछना चाहते हैं दानिश कुरैशी जी आपसे। दानिश कुरैशी जी, मैं एक बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं और देश के लिए पूछ रहा हूं। क्या आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम की जो खाई रोज बढ़ती चली जा रही है, इस खाई को पाटा जाए? हां या ना में मुझे जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, लेकिन ये जो इसकी जिम्मेदारी है, नहीं, अब देखिए, जिम्मेवारी मेरी भी है, जिम्मेवारी आपकी भी है, जिम्मेवारी मेरी भी है, जिम्मेवारी आपकी भी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपकी पार्टी और आप सिर्फ मुसलमान इंटरेस्ट की बात करते हैं, आप दूसरी इंटरेस्ट को नहीं देखते कभी भी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। देखिए, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं साहब, गलती से थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। आपने आरएसएस की बात कर दी कि आरएसएस क्या है। ठीक है, अगर मैं इस खाई को बढ़ाना चाहूं तो मैं आपसे पूछ लूंगा रजाकर क्या है, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खाई बढ़े, मैं नहीं करूंगा कि खाई बढ़े, समझिए आप। मुझे भी रोल मालूम है 47 के अंदर रजाकर ने क्या किया और कौज उनके पुरखे आज वहां पे। आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा रजाकारों से पूछने के लिए। क्या? जैसे अडवाणी जी गए थे, जैसे मोदी जी गए थे, वहां जाना पड़ेगा आपको, कभी बिरयानी खाने, कभी माथा टेकने, उनको वहां जाना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल जानकारी जा पाएंगे अरे साहब, लोगों की। साहब ऐसा है, मैं बहुत अच्छी तरह हैदराबाद को जानता हूं, आपकी पार्टी को भी जानता हूं और हैदराबाद का इतिहास भी जानता हूं और सन 47-48 में जो हुआ हैदराबाद में वो भी जानता हूं, सुनिए, वो भी जानता हूं। देखिए, मैं कट्टरता की मानसिक लोगों को भी मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आरएसएस का क्या काम है। और आप कितने कट्टर हैं ये आप नहीं मानेंगे। आपकी पार्टी तो मुसलमान के अलावा कोई बात ही नहीं करती है भाई। उनकी पार्टी में ही मुस्लिम है वो बनी, आपका तो नाम ही मुस्लिम है, उनकी पार्टी ही मुस्लिम आरएसएस के नाम में हिंदू नहीं लिखा हुआ कहीं भी, आपकी तो पार्टी में ही मुस्लिम लिखा हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम है वो। जब आपकी इच्छा होती है आपको संविधान याद आ जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लगाइए आप शरीयत, मैं मानता हूं, लेकिन शरीयत उस पर भी लगाइए कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसका क्या हाल शरीयत के हिसाब से किया जाएगा, उस पर भी लगाइए शरीयत। फिर आपको शरीयत भी सिर्फ औरतों में दिखाई देती है, आपको शरीयत आदमी के लिए नहीं दिखाई देती है। लगाने का काम किया, 2000 से ज्यादा लोगों दंगे में मारे गए 1992 में। ये कहां पहुंच गए भाई? ठीक है, आप रखते क्यों हैं, विषय पर क्यों नहीं रहते? बात मदरसे की चल रही, मदरसे पर बात कीजिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी को लाते हैं। कपिल जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और बहुत धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। कपिल जी, आपको लगता है कि मदरसों की भूमिका को देखते हुए उन पर एक लगाम या एक रेगुलरिटी अथॉरिटी होनी चाहिए जो उनको इस बात को देखे कि वहां मदरसों में क्या चल रहा है, दीनी तालीम चल भी रही है या दीनी तालीम की आड़ में ये सब कुछ चल रहा है जो इस मदरसे में चल रहा था? लगाम नहीं। अनुराग भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि मदरसे इस देश में है, इस प्रदेश में है, इस जिले में। दिक्कत इस बात की है कि जब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 7 वर्षों में ना जाने कितनी बार इनका जो है जांच कराया, पता नहीं क्या क्या कराया, रजिस्ट्रेशन चेक किया और तमाम चीजें, और हमारे मित्र ने कहा ही कि वो दीनी तालीम के साथ चाहते थे कि एनसीईआरटी की भी चीजें पढ़ाई जाएं और प्रधानमंत्री की वो बात आपको याद होगी कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। खैर, ये बात ही में रह गई, लेकिन किसी भी जगह पे ये एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप दे नहीं पाए। दूसरी चीज मैं आपको ये कह दूं कि देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो कोई भी किसी कम्युनिटी का हो या नॉन कम्युनिटी का हो, गवर्नमेंट का हो या हमारे धर्म स्थल हैं जिनका प्रयोग कभी कभी अपराध के लिए होता रहा है, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, जिस सरकार के नाक के नीचे हो रहा है वो सरकार क्या कर रही है? इतनी जांच के बाद भी आपके सामने इस तरह की चीजें आ रही हैं। प्रश्न इस बात का खड़ा कि सरकार का इकबाल कहां पर है? जब आपने सारे मदरसों को का जो है आपने एक्सरे करा लिया, उसका जो है वो आपने कैट स्कैनिंग करा ली, सब कुछ करा लिया। और दूसरी बात आपको याद होना चाहिए कि प्राथमिक जैसे हमारे यहाँ क्या बीएसए होते हैं, वो इनके यहाँ भी जांच करते हैं। गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज हैं वो बाकायदा मदरसे की जांच करती है, उसको अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि ये जांच नहीं होते। तो ये सारी चीजों के बाद भी अगर ये चीज पकड़ी जा रही है
बिल्कुल विधिक रूप से जो भी एक्ट के अंदर समुचित व्यवस्था हो उससे उसकी जांच भी होनी चाहिए, मानना ट्रायल होना चाहिए और वाकई अगर ये सजा मुकर्रर की जानी चाहिए अगर अपराध हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं अनुराग भाई, मैंने बहुत लोगों को बड़ा ध्यान से सुना है। मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं, मैं जो यहां साहित्य प्राप्त हुआ है मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि मैं आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता, नफरती संगठन जरूर मानता हूं। जिस तरीके की कट्टरवाद की ट्रेनिंग वहां दी जाती है, जिस तरीके से कट्टरवाद तरीके से कट्टरता फैलाई जाती है, हाँ हिंदू समाज के लिए आरएसएस अच्छा काम करती है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिस्पैरिटी करती है और वो नहीं होना चाहिए। अगर आप सामाजिक संगठन है तो समाज में सभी धर्म और जाति के लोग हैं, आपको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन ये तो गणेश जी को दूध पिलाने में लग जाते हैं साहब, चेक करने के लिए थर्मामीटर, ये नाखून रगड़वाने वाले लोग हैं। और आप स्वयं देखिए कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को आपको चेक करना हो तो कहीं ना कहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना। आप कंपनी हो, आप इंस्टीट्यूशन हो, आप सरकार क्या हो, आप एनजीओ हो, आप कंपनी हो, क्या हो, कैसे रेगुलेट हो गए आप, कैसे आपकी जांच होगी? ठीक है, ये प्रश्न बड़ा है। मैं उमेश आनंद जी के पास जाऊंगा, वो इस पर आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं राकेश त्रिपाठी जी से आपके पहले सवाल का जवाब लूंगा कि राकेश त्रिपाठी जी 7 साल से ज्यादा हो गए योगी जी की सरकार को, अगर किसी मदरसे में कुछ चल रहा था तो चल तो योगी की नाक के नीचे ही रहा था ना, तो कैसे चल रहा था? ये सवाल है कपिश जी का। अनुराग जी, किसी भी मानव शरीर में भी जांच होती है, बीमारी बाद में भी डेवलप हो जाती है, दोबारा फिर जांच होती है, उसका फिर निवारण किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। मदरसों के शुद्धिकरण को लेकर के कि वहां साफ सफाई हो, ट्रांसपेरेंसी आवे, हमने प्रयास काफी सारे किए हैं। ये गंदगी फैलाई किसने थी? त्रिपाठी जी, आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की क्षमता में बहुत कमी आई है, ये मानना पड़ेगा। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो निश्चित तौर पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम मदरसों के खिलाफ नहीं है। मदरसे दीनी तालीम बिल्कुल देना हो आप दीजिए, लेकिन दीनी तालीम के साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी दीजिए। आप देश की एक पीढ़ी को आप मजहबी तालीम देकर के उनको कट्टरपंथ की तरफ ले जाइए, ये ठीक नहीं है। और सरकार ने आज बेहतर प्रयास किए। ये तो कपिल श्रीवास्तव को बताना चाहिए था कि अखिलेश यादव की सरकार में या मुलायम सिंह यादव की सरकार में इन मदरसों की बेहतरी के लिए आपने क्या किया? शिक्षकों की नियुक्ति अगर सरकार योगी जी की इनकॉम्पिटेंट है, आप पे लोकल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा, आपकी सीबीआई आईडी ईडी काम नहीं कर रही है, आप मुझे बताइए ना कि आपकी तो सारी इंटेलिजेंस फेलियर हो गई। और ये प्रोफेसर भी मान रहे हैं इस बात को, लेकिन आप और एक हाथ कट्टा और कारतूस ले लीजिए, लेकिन ये चलेगा नहीं। क्योंकि सरकार में ही ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रही है, अब कार्रवाई करके हटने वाले नहीं है। मुझे लगता है आज आपको खाकर के कम से कम इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ जी, नहीं पकड़ा है। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, जिस तरीके से राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि दीनी तालीम से किसी को दिक्कत नहीं है, मदरसों से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन मदरसों में दीनी तालीम के नाम पर जहर नहीं घोला जाना चाहिए, जहर का संचार नहीं किया जाना चाहिए, कट्टरता नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। पहली बात तो आपने तकरीबन 34 मिनट के बाद मुझे बोलने का मौका दिया है जी, मौका लेकिन पूरा दूंगा, आप बोलिए। किसका दबाव था मुझे नहीं मालूम। नहीं किसी का दबाव नहीं है, वरना मुमताज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, दानिश कुरैशी जी भी बोल कर गए। सुन ले। देखिए, जिनका वजूद ही कट्टरता पे हो, जिन हुक्मरानों का वजूद ही हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा करने में अमल में आया हो, वो लोग अगर दूसरे को ये कहें कि कट्टरता और यहाँ हिंदू और मुसलमानों में नफरतों का मतलब ये आरोप मदरसों पे लगाए तो मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पर। पहले अगर ये इशारा आपका, देखिए नूर अहमद साहब आप ही बोलिएगा, आप जब तक बात खत्म नहीं कर लेंगे मैं किसी दूसरे गेस्ट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जिन्हें कट्टर कह रहे हैं, अगर आप सरकार को कट्टर कह रहे तो क्या सरकारी स्कीम्स का फायदा आपको नहीं मिलता? क्या मुसलमान सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं उठाते क्या? जब कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की सरकारें होती थी, क्या ये लोग जो फायदा मिलता था इन्हें नहीं मिलता था? ये नहीं मिलता था ना। ये फायदा तो ये तो देश का जो संविधान जो अधिकार है
अगर उसमें ये चीज नहीं होती तो ये नहीं देते पैदा में। नूर साहब काफिर शब्द हटाया आपने आज तक? एक तरफा अरे कपिल जी मैंने नहीं, आपने काफिर शब्द हटाया आज तक जो आप पढ़ाते हैं। कपिल जी मुझे सुन ले, मैं सब बताऊंगा आपको। जी बताइए। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत अदब से कह रहा हूं आपसे मैं। अभी धर्मांतरण की बातचीत कर रहे थे, मदरसों में होता है, मदरसों में नहीं होता है। हमने नहीं कहा मदरसों में धर्मांतरण नहीं यहाँ किसी ने नहीं कहा अभी के धर्मांतरण होता है मदरसे में, किसी ने नहीं कहा। शुरू में कहा, राकेश त्रिपाठी जी का निकलवा लीजिए आप। मदरसों में कहीं धर्मांतरण नहीं होता है, ये सिर्फ मुसलमान और मदरसों और इस्लाम पर आरोप है। अरे आप लोगों ने स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल कर दिया था 1927 में, क्या बात कह रहे हो? आप देश के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो। हम भड़का रहे हैं? आपके पास कोई भी चीज नहीं है। नहीं, आप पे यही तो आपका वो है, विक्टिम कार्ड खेलना। एक तरफ तन सर से जुदा का नारा लगवाना और दूसरी तरफ कहना कि हम घबराए हुए हैं। बहुत अच्छा, आपको कहिए बोलने की बीमारी है। अरे आपको बीमारी बतानी क्या क्या है? कपिल जी बोल लेने दीजिए। मैं लाता हूं मुमताज जी। मुस्कान जी कब से आप अजहरी साहब की बात पूरी हो जाए। अजहरी साहब की बात पूरी। 30 मिनट के बाद मुझे बोलने का मौका दिया और बीच में आ गए। मैं अच्छी कोई नहीं आएगा, बोलिए चाहता हूं कि ओवरलैप्स हो आपकी डिबेट में। बोलिए अजहरी साहब। देखिए सीधी बात है, जिस मदरसे में ये जाली नोट मिले हैं, उस मदरसे के जो भी मौलिम हो, जो भी मौलिमात हो, जो भी वहां के जिम्मेदार हो, वहां बाकायदा जांच करने के बाद, चूंकि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा भी नहीं है, कब किसे कहां पर कैसे फंसा दिया जाए, तो उसकी सही तरीके से जांच करानी चाहिए और निष्पक्ष जांच करा के, अगर वो लोग अच्छा इतना तो आपको पता है अजहरी साहब, ये तो आपको पता है कि इस मदरसे के जो प्रिंसिपल साहब थे वो प्रिंसिपल बनने के लायक ही नहीं थे, उनकी दीनी तालीम ही इतनी नहीं थी कि वो प्रिंसिपल बन पाए। वो तो अपने अब्बा हुजूर की वसीयत का सुख भोग रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी रोना क्यों रो रही है? चाहे ना जेल में भेजे, कार्रवाई करे, मदरसा बंद करे। ऐसा मदरसा चलने के लायक नहीं है किसी भी हाल में। अभी जो कपिल जी ने कहा उस पर जरा जवाब तो दे आप। क्या आपने कितनी जांचें आपने कराई हैं जब से आपकी सरकारें केंद्र में और राज्य में है? आप मदरसा मस्जिद इसके अलावा कोई आपने काम किया है? तो आपके सामने ये सब क्यों नहीं आया? आप जाइए, जांच आप कराइए, जेल में आप भेजिए। आप यहाँ बेचारा ना बनिए, आप यहाँ नातबा नहीं है। आप मजबूत सरकार में हैं। जब आप मजबूत सरकार में है तो आप छोड़िए नहीं ऐसे लोगों को। ऐसा जालिम कोई हो, हमने हर दौर में जालिम को जालिम ही कहा है, और आज भी हम ऐसे लोगों के साथ में हमारी कौम, हमारे लोग नहीं खड़े हैं, ना ही खड़े हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। राकेश जी जवाब दे दीजिए संक्षिप्त में। देखिए, नूर अहमद अजहरी पूछ रहे हैं कि मदरसों की जांच कराने के अलावा दूसरा कोई काम किया है कि नहीं किया। 4 करोड़ मकान देश भर में और 65 लाख से ज्यादा मकान उत्तर प्रदेश में, ये जो हमने दिए हैं ना, जिसमें 27% से ज्यादा मुसलमानों को मिले हैं बिना किसी भेदभाव के। आबादी ज्यादा मिले हैं देश भर में 12 करोड़ शौचालय और उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ शौचालय ये उत्तर प्रदेश में हमने दिए हैं बिना जात के भेदभाव के, बिना मजहब के भेदभाव के। कितने लोगों के महिला हो, कितने लोगों के सामने फिरौन और हिटलर करके गए हैं आप लाए सामने, तोड़वाए, बर्बाद किया योगी आदित्यनाथ ने किया है, लेकिन आपको दिखाई नहीं तोड़वाया ठीक का अपराधी का, जिसको तुम अपना नेता मानते हो। आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। अजहरी साहब को इतनी पेट में दर्द हो रहा है कि मदरसों को ठीक मत करो, क्योंकि मदरसों को ठीक करोगे तो ये पोस्ट खुल जाएगी। कैसे मदरसों के नाम पर जलाए जाते हैं। मुमताज आलम रिजवी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको लाता हूँ। ठीक है, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी का मैसेज क्लियर नहीं होगा। मुमताज आलम बोलिए। मैं मुस्कान जी कहना चाहता हूँ कि राकेश जी रुक जाइए। सितारों से आगे जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीबा में देखो कहां देखते हो, चुराते हो नजरें हकीकत से तुम भी,
कहाँ आईना है, कहाँ देखते हो? वो तो चले गए। नहीं, वो भी देखिए, जो गलत हुआ मुस्कान जी, मैंने कहा वो गलत है, लेकिन आरएसएस को जिस तरह से सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। आप 47 से पहले आरएसएस का क्या कैरेक्टर है आप बताइए, और 47 के बाद 3 बार आरएसएस पर बैन लगा, 48 में लगा, ठीक है, इसके बाद 75 में लगा, इसके बाद 92 93 में आरएसएस पर बैन लगा। कोई हिंदुस्तान की तंजीम, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद हो, जमाते इस्लामी हो या कोई हो, किसी पर पाबंदी लगी हो, और ये पाबंदी क्यों लगी, हमें ये जवाब दिया जाए। क्या ऐसी वजह थी कि इस पर पाबंदी लगी, और उसके बाद भी ये कहा जाए, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहता कि चलिए दहशतगर्दी या कुछ, लेकिन आप ये बताइए कि पाबंदियां क्यों लगी। मुमताज आलम रिजवी जो है आरएसएस को आतंकी संगठन नहीं मानते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि अगर वो आतंकी संगठन नहीं है तो फिर उस पर पाबंदियां क्यों लगी? 3 बार आजाद हिंदुस्तान में, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक दुराग्रह के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, लेकिन उसी कांग्रेस की सरकार ने और कोर्ट के इंटरवेंशन से अलग अलग हस्तक्षेप के बाद नहीं, क्या इल्जाम क्या थे हमें ये तो बताइए आखिर। अरे भाई, हवा में तो नहीं भाई पाबंदी, इसी तरीके से तो फिर मदरसे वाले आप पे इल्जाम लगा रहे हैं भाई, जैसे आप कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं राकेश जी, इसी तरीके से मुसलमान आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि चूंकि बीजेपी है, मुस्लिम दुश्मन है, हाँ, इसलिए जो है वो मदरसों को ऐसा कर रहे हैं, मदरसों को ऐसा कर रहे हैं। तेज इल्जाम तो है भाई, कौन से इल्जाम आते हैं हमें वो बताइए ना, क्यों आप पे पाबंदी लगाई गई? अगर इतनी पाक साफ थी आरएसएस तो सुन लीजिए। साहित्य मिल रहा है, फिर भी शर्म नहीं आ रही है, बचाव कर रहे हैं उसका, एक स्वर में खारिज करना चाहिए कि ऐसे किसी मदरसे को भारत की धरती पर फलने फूलने की अनुमति नहीं हो सकती है। मुझे अच्छा लगता कि मुमताज अहमद या नूर अहमद इस बात को स्वीकार करते कि मदरसा दीनी तालीम के लिए है, हमारे बिल्कुल नहीं। मैंने तो शुरू में कहा मुस्कान जी, क्या मैंने कहा नहीं? और ये हमारी जिम्मेदारी, सुनिए, मदरसे पे सख्त कार्रवाई हो, मदरसे में कोई दहशतगर्दी की तालीम ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कहीं होता है तो हम शर्मसार होते हैं और हम इसको कंडेम करते हैं अगर कहीं भी ऐसा होता है। और मैं ये मानता हूं कि भारत जैसे देश में आतंकवाद तो पनप ही नहीं सकता, नहीं पनप सकता। आज जी न्यूज़ के स्टूडियो तक पहुंच गए, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन मासूम बच्चों के बारे में सोचिए जिनको इस तरह के मदरसों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल 25 करोड़। सवाल का जवाब मुस्कान जी भी देना चाह रहे हैं। मुस्कान जी एक मिनट, मुस्कान जी 25 करोड़ इस देश में मुसलमान हैं, ठीक है, 1-2 उदाहरण छोड़ करके आप बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी व्हाइट पेपर बाकायदा मदरसों को लेकर के जारी किया गया, मोदी सरकार में भी मदरसों में जांच हुई, लेकिन मदरसों में कुछ नहीं पाया गया। ये सही है, अगर 1-2 घटनाएं इस तरह से होती हैं तो वो तो तमाम होती हैं, कहां नहीं होती, लेकिन उसको इश्यू बनाना ये तो कोई बात नहीं हुई, पूरे बदनाम कर देना बात नहीं हुई। देखिए, अभी आरएसएस के संबंध में कुछ मित्रों ने बड़ी अच्छी बातें बोली हैं, और एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण खड़ा करा कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगे। जी, आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगा, ये बिल्कुल वास्तविकता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, लेकिन किसके शासनकाल में लगा, किन परिस्थितियों में लगा? देखिए, सुनिए मुमताज आलम जी, देखिए मुमताज जी सुनिए, अब आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बीच में मत बोलिए। अभी क्या होता है मदरसे की बात होती है, मदरसे की बात होती है, बीजेपी आई तो ये कर रही है, शोर मत मचाइए। मैं शोर नहीं मचा रहा हूं, लेकिन मैं जब बात मेरा राइट है, जब बात मदरसे की होती है तो इन लोगों को आरएसएस याद आ जाता है, जब बात मदरसे की होती है तो आरएसएस याद आ जाता है। भैया, आपके मदरसे के अंदर कुछ संदिग्ध चीज पाई गई है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, कंडेम करता हूं, लेकिन मैं आज के लिए मेरा समय खत्म हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है उमेश आनंद जी, समय खत्म होता है। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।